जय हिंद दोस्तों। मैं कपिल सैनी और एक बार फिर से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जो उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग 2016 में जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। जेम्स एंड्रयू रेमचे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू रेमजे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? लॉर्ड कैनिंग। देखो, हमारे यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग से पहले एक वॉइसरॉय जो आए थे 1848 से 1856 तक, और आप लोगों ने, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम डालने के लिए बोलता हूँ। उन्हीं के ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर रेलवे जो है, रेलवे के नेटवर्क पर बहुत अच्छा काम किया गया और पोस्ट ऑफिस जो है उनके ऊपर काम किया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके बताना कि वो कौन थे 1848 से 1856 तक। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स की तरफ से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह या फिर रिवॉल्ट हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो ईयर था 1928। देखो, यहाँ पर जब हम लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाली जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, रियल में 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, जब ये सोशलिस्ट वगैरह ये जैसे वर्ड हैं ये इसके अंदर नहीं हुआ करते थे। बट बीच में फिर काकोरी वगैरह हुआ और फिर इसके जो मेंबर्स थे उनकी धरपकड़ की गई, बहुत सारे मेंबर्स पकड़े गए, उनको फांसी पर भी चढ़ाया गया। फिर दोबारा से फिरोज शाह कोटला मैदान पर, जो दिल्ली में आज अरुण जेटली मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर दोबारा से भगत सिंह और आपके सुभाष चंद्र बोस बोल गया वो नहीं थे, गलती से हो गया, पंडित जी के नाम से जाने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों के नेतृत्व में रह करके फिर दोबारा से इस पार्टी को रिस्ट्रक्ट किया गया था। तो 1928 में इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे छोटी की मात्रा ये नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? Who among the following was not associated with the काकोरी इंसिडेंट? देखो भाई, राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल थे, राजेंद्र लाहिड़ी बिल्कुल थे, अशफाक उल्ला खां बिल्कुल थे, रोशन लाल बिल्कुल थे, सूर्य सेन साहब ये तो मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे और इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पैरेलल गवर्नमेंट चलाई थी, समानांतर सरकार चलाई थी। कहाँ? वेस्ट बंगाल की साइड पे मास्टर दा एक स्कूल के हेडमास्टर थे। फिर जब ब्रिटिशर्स के ये सिस्टम देखने को मिला तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी यूनियन बनानी स्टार्ट की। ये भारत के अंदर ये पहले ऐसे एक पर्सन या पर्सनालिटी थी जिन्होंने इंडिया के अंदर वीमेंस को एम्पावर करना स्टार्ट किया था, मतलब तमंचा वगैरह इन्होंने पहले से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया था, जो गोली वगैरह चलाना। उसमें सुषमा जी बहुत बड़ा नाम उस दौरान का कहा जाता है। इनके ही टीम के अंदर बहुत सारी लेडीज थी। एक ने तो सीधा मंच पर गई और अपने उस टाइम के जो वहाँ के गवर्नर थे उनको उड़ा दिया, मतलब इस तरीके का खौफ हुआ करता था। इन्होंने पुलिस के बड़े बड़े जो शास्त्र गृह, मतलब कहने का मतलब जहाँ पर उन्होंने शस्त्र गृह, शास्त्र बोल गया, जहाँ पर उन्होंने अपने हथियार वगैरह रखे हुए थे उनको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और एक अच्छी समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलाई थी।
तो काकोरी कांड का सूर्यसेन साहब से कोई दूर दूर तक का वास्ता मतलब नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? अंडर विच सिख गुरु द सिख वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द खालसा? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी फैक्चुअल है, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी। एक्चुअल में जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, पहले वो थोड़ी बात समझ लेते हैं। जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर पोर्चुगीज लोगों ने पहली बार यहाँ पर कोची वगैरह में आना स्टार्ट किया था, फिर धीरे 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 इनको नज़र आया कि यार ज़मीन पर तो हमारी प्रेजेंस बन नहीं सकती है, लेकिन ये पूरा जितना भी सी का लेवल खाली है, समुद्र है, ये पूरा खाली पड़ा है। एक काम करते हैं, अगर हम लोग इस पर अपनी प्रेजेंस ठीक से बना लें, जो यहाँ पर अरब ट्रेडर्स ने थोड़ी बहुत बना रखी थी, तो हम यहाँ के पूरे ट्रेड को खुद से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें फिरदौसिया वगैरह सिस्टम, कहने का मतलब परमिट सिस्टम, कि अगर आपको इस समुद्र के अंदर से या इस सी के अंदर से ट्रेड करना है तो भाई आप हमको व्यापार के लिए चुंगी दीजिए। चुंगी मतलब टैक्स दीजिए। और अगर आप टैक्स नहीं देते तो भाई समुद्र के अंदर जो लुटेरे आते हैं सामान लूटने वाले, उनसे आप ही बचिए। अगर आप हमको टैक्स देते हैं तो जो लुटेरे हैं इनसे आपके सामान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और मजे की बात, लुटेरे भी यही थे, जो इनको टैक्स नहीं दिया करता था तो अपने लोगों को जा करके बोलते, जा करके सामान लूट के ले आओ या फिर डुबो दो। तो धीरे धीरे इन्होंने इस ब्लू वाटर पॉलिसी से अपना बेस बनाया था इस पूरे के पूरे सी के अंदर। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 वंडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वंडीवाश इन 1760। तो वो थे काउंट डी लली। काउंट डी लाली। सर आयाकुट जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, और काउंट डी लाली जो फ्रेंच सेना के जो कमांडर थे वो इधर से लड़ रहे थे। और यहाँ पर वंडीवाश जो हम लोग देखते हैं, आप मद्रास देखते हैं और आप पुलिकट देखते हैं, इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है वंडीवाश। वहाँ पर इनके बीच में लड़ाई हुई जिसमें काउंटी जो लल्ली थे, इन्होंने फ्रेंच कमांडर का एक तरीके से रोल अदा किया था। और ये डुप्ले के रिप्लेस पर भेजे गए थे। पहले यहाँ पर डुप्लेक्स थे और डुप्लेक्स को फिर किसी कारणों से यहाँ से फ्रांस में बुला लिया गया और फिर यहाँ इनके हाथ में कमांड दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? Which act of the British Parliament abolished the East India Company's monopoly over trade in India? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। यहाँ से तो मिलना ही स्टार्ट हुए थे अधिकार थोड़े थोड़े से राइट मतलब एक तरीके से। फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी कंप्लीटली भारत के साथ ट्रेड करने में मोनोपोली पर थी। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 ये सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ जो सुधार थे उनको ठीक करने के लिए, थोड़ी सी पावर ट्रांसफर करने के लिए, जो जुडिशरी थी और जो एग्जीक्यूटिव थी मतलब जो न्यायपालिका थी, जो कार्यपालिका थी, उसके कार्यों को थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए, थोड़ी सी और पारदर्शिता उसके अंदर दिखाने के लिए यहाँ पर पिट्स द यंगर एक्ट, एक्चुअल में इसका नाम है पिट्स द यंगर एक्ट, देखा गया था। तो यहाँ पर भी नहीं। 1813 यहाँ तक भी मोनोपोली थी ट्रेड में, सिर्फ चाय और चीन के व्यापार को छोड़ के, बट मोनोपोली तो थी। बट
अगर हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देखें तो यहां से मोनोपोली बिल्कुल खत्म हो गई थी, एकाधिकार बिल्कुल ही खत्म हो गया था। यहां पर 1853 में ब्रिटेन के अंदर रहने वाली जो भी कंपनियां थी वो अपना यहां पर व्यापार कर सकती थी इंडिया के अंदर। चाय और चीन वहां सकता भी, और बाकी ए से जेड तक किसी भी चीज में जाकर के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द pioneer ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन साउथ इंडिया? तो थे सर आर्थर कॉटन। लगभग 1801 में इनका बर्थ हुआ, लगभग 1899 तक इन्होंने काम किया था। और हमारे ये सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, इंडिया के अंदर भी अगर इरिगेशन के ऊपर अच्छे से किसी ने काम किया तो इनका नाम बहुत आगे आता है। नेक्स्ट, अरे खत्म, वाह मजा आ गया। 2016 के ये थे क्वेश्चन। एक नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग 2021 के क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए, और हाँ कमेंट जरूर करके बताना मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, आंसर बताना। और एक और चीज, उसका आंसर ना हमारी स्लाइड के अंदर ही आया है देख लेना ठीक से। ओके, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।